A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes, class 12th business studies. In our last class, we have discussed about the types of organizational structure. There were two types of organizational structure. The first one was functional structure and the next one is divisional structure. What was the meaning of the functional structure? Where the activities which are in the same nature are grouped together and put under a separate department. Where all the activities having the same nature are grouped together and put under the separate department is known as functional structure. And what about divisional structure? This structure comprises of multiple divisions or multiple business lines, and each business line consists of its own separate functional structure. अब यहाँ पर अपन ने कहा क्या कि भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर में होगा क्या, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर एक बिजनेस लाइन है वहां पर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो भी एक्टिविटीज सेम नेचर की हैं उसे एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, वो तो क्या कहलाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कोई बिजनेस यूनिट जो मल्टीपल बिजनेस लाइंस करती हो, जिसके पास में उसके पास अलग अलग बिजनेसेस हों, तो हर एक बिजनेस के लिए उसके फंक्शनल डिपार्टमेंट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि उसके अकाउंट डिपार्टमेंट हर एक बिजनेस यूनिट का अलग होगा, स्टोर डिपार्टमेंट हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का अलग होगा। अब यहां पर अपन इन दोनों के बारे में अगर डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो डिफरेंसेस भी ले सकते हैं अपन, इनके एडवांटेजेस भी ले सकते हैं और लिमिटेशंस भी ले सकते हैं। जब मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग सबसे पहले लिखा जाता है ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। काम की चीज तो यही है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। यानी कि एक्टिविटीज जो नेचर में सेम है उन्हें एक फंक्शन में डाल देना और उन्हें एक सेपरेट डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज करके डाल देना, ये क्या कहलाएगा आपके पास में, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसका एडवांटेज क्या होगा, यानी कि एडवांटेज की बात करें तो जब एक इंडिविजुअल एक ही नेचर की एक्टिविटीज को बार बार करेगा, इट विल ऑफर और इट विल क्रिएट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। और अगर ऑपरेशनल या फंक्शनल एफिशिएंसी इंक्रीज करती है देन ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहां पर ये स्पेशलाइजेशन कौन सा होगा, ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। आप जो काम करते हैं उस काम को रिपीटेटिव मैनर में करने की वजह से उस काम को करने में आपका परफेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपका परफेक्शन ज्यादा होगा तो सीधा सा अपन उसे क्या कह दे, इट विल ऑफर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगला आता है प्रमोट आपके पास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि अपन कहते हैं किसी एक्टिविटी को करना है, एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये पता है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म विच जॉब, किस काम को करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो जिम्मेदार है वो अपने आप करेगा उस काम को, तो जो जिम्मेदार है वो अपने आप करेगा। तो यहां पर आपके पास में डुप्लीकेसी भी नहीं होगी। यहां पर अपन कहते हैं कि भैया डुप्लीकेसी भी नहीं होगी काम को करने की वजह से, क्योंकि काम बढ़ चुका है। जब डुप्लीकेसी नहीं होगी तो मुझे पता होगा कि भैया दिस इज माय जॉब एंड आई एम सोलमली रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म इट, मैं खुद स्वयं जिम्मेदार हूं इस काम को करने के लिए। तो वहां पर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो सकता एंड इजी टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब अगर मान लीजिए आपको कंट्रोलिंग भी देखना है तो कंट्रोलिंग का मतलब सीधा सीधा ये हो गया टू चेक आउट द वेरिएशन इन द परफॉर्मेंसेस में आपके वेरिएशन है या नहीं है, इसको चेकआउट करने का काम, उसको ऑब्जर्व करने का काम कंट्रोलिंग में लिया जाता है। तो अपने को ये पता है कि भैया ये काम उस आदमी को करना है, देन डेफिनेटली अपन उसी का कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर अपन कहेंगे इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय डिप्लॉइंग और बाय ऑफरिंग द जॉब्स अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन एंड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड टू परफॉर्म इट इज इजी टू मेक अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। दोबारा ऊपर वाले जो पॉइंट्स है उन्हीं को रिपीट कर दिया गया है, क्योंकि काम को बांट दिया गया है, क्योंकि काम एक ही तरह का काम रिपीटेटिव मैनर में किया जाएगा तो मैनेजर भी एक ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं।
फंक्शनल मैनेजर का मतलब फाइनेंशियल मैनेजर है, अकाउंटिंग मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। ऑल दीज मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन जॉब्स। ठीक है, वो अपने खुद के जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड एज दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन अरेना, in their own area. This is why the organization will get the benefit of operational and managerial efficiency. क्योंकि जो बंदा जिस काम को करने में एक्सपर्ट है, आपने उसे वही काम दिया है, उसी एक्टिविटी को, यानी कि उसी नेचर की एक्टिविटी उसे दी है, तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशनल और मैनेजरियल एफिशिएंसी भी मिल सकती है। एग्जांपल के लिए समझिएगा, आपने अकाउंट से रिलेटेड काम सारे के सारे अकाउंट डिपार्टमेंट में डाल रखे हैं, उसका मार्केटिंग से कोई वास्ता नहीं है। इसका मतलब जो अकाउंटिंग मैनेजर होगा वो कैसा होना चाहिए? ही मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का टेक्निकल नॉलेज उसे होना चाहिए। अब अगर उसे नॉलेज है और वो अकाउंट से रिलेटेड सारे काम बार बार करता है, तो काम करने से क्या होगा? ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अपन कहेंगे कि भैया मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर है, जो अकाउंट मैनेजर है, वो क्या कर सकता है? वो इजीली कोऑर्डिनेट भी कर सकता है काम को, तो वो मैनेजिंग स्किल्स को भी डेवलप कर सकता है। अब अगर इसके हाथों हाथ अपन डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो अपन कहेंगे एज द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट हैज देयर ओन इंटरेस्ट. Sometimes there may be a situation when they prefer their own individual interest or their individual department interest over and above the organizational interest. कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने एक्टिविटीज को जब उनकी नेचर के हिसाब से बांट दिया, अलग अलग बांट दिया, तो हर एक डिपार्टमेंट जो कि अपना इंटरेस्ट रखता होगा, कई बार वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। एग्जांपल के लिए समझिएगा, अगर मैं कहूं कि सेल्स प्रमोशन यानी कि मार्केटिंग का टारगेट दिया गया, भैया मार्केटिंग बढ़ानी है, आपको सेल्स को प्रमोट करना है, सेल्स को इंक्रीज करना है। अब सेल्स इंक्रीज करने वालों ने भैया अपना ध्यान रखा, हाथों हाथ मार्केट को कवर किया, मार्केट को, सेल्स जो पर्सनल्स थे उन लोगों को फील्ड में भेजा और अपने जो ऑर्डर्स थे उनको ट्वाइस और थ्राइस इंक्रीज कर लिया। लेकिन सोचिएगा, ये ट्वाइस और थ्राइस इंक्रीज तो कर लिया ऑर्डर्स को उन्होंने, लेकिन क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस रिक्वायरमेंट को उसी स्पीड के साथ में फुल अप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज द प्रोडक्शन टेक्स टाइम। किसी भी चीज का उत्पादन समय लेता है। जब उत्पादन समय लेता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उनके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। सेल्स मैनेजर तो क्या बोलेगा, इतनी मुश्किल से तो हम ऑर्डर लाए थे, आप सामान प्रोड्यूस करके नहीं दे सकते। प्रोड्यूसर बोलेगा, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा, भैया प्रोडक्शन होने में समय लगता है, जितना हमारे पास में अवेलेबल है हम उतना दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। फिर यहीं पे अपन कहते हैं प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। अब अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, बिकॉज ईच फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्टिविटीज और ईच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फंक्शंस, इन दैट कंडीशन समटाइम्स इट बिकम कॉम्प्लेक्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है कि यहाँ तो कोऑर्डिनेशन इजीली एस्टैब्लिश होता है और यहाँ कोऑर्डिनेशन आप कहते हैं प्रॉब्लम होती है। यहाँ कोऑर्डिनेशन का मतलब फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, कौन क्या काम करेगा, इट इज इजी। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किससे है कि आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करने से है, यानी कि जहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ जाएंगे, मैं चाहूंगा मेरा बेनिफिट हो, वो चाहेंगे उनका बेनिफिट हो, तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट्स हो सकती हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि लेस फ्लेक्सिबल इन मूवमेंट ऑफ पर्सन या पर्सनल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अगर मान लीजिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट के बंदे को मैं सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना चाहूं या सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे को मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना चाहूं, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि अकाउंट्स वाला अकाउंट्स में ही एफिशिएंट है और सेल्स वाला सेल्स में ही एफिशिएंट है। दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ अदर एरियाज, दे आर एफिशिएंट, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दियर ओन फील्ड। अपनी खुद की फील्ड में तो स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो किसी दूसरे की फील्ड में जाकर के काम नहीं कर सकते। इट क्रिएट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ये सारा डिस्कशन था फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। इट कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स। ये जरूरी है कि सेपरेट बिजनेस यूनिट्स हों और डिवीजन, सच डिवीजन हैज इट्स सेपरेट फंक्शनल स्ट्रक्चर, और हर एक डिवीजन का खुद का फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा।
हेडेड बाय द डिविजनल मैनेजर। यहां कौन होते थे? फंक्शनल मैनेजर। यहां कौन होंगे? डिविजनल मैनेजर। ये फंक्शनल मैनेजर जो थे वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, एफिशिएंट थे, केवल और केवल ऑपरेशनल एफिशिएंट थे, यानी कि जो काम इनको दिया गया उसके लिए एफिशिएंट थे। एग्जांपल अपन बोले तो यानी कि फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, याद रह जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन यहां पर डिविजनल मैनेजर, यानी कि डिविजनल मैनेजर का मतलब यहां हो गया यहां पर आपके बिजनेस लाइन्स है। क्या है? बिजनेस लाइन्स है। बिजनेस लाइन में मान लेते हैं, अपन ने कल एक एग्जांपल लिया था जिसमें अपन ने कॉस्मेटिक लिया था, अपन ने मान लेते हैं उसके अंदर टेक्सटाइल लिया था, अपन मान लेते हैं मेडिसिन ले सकते हैं, फार्मास्यूटिकल ले सकते हैं, अपन सीमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह की अलग अलग बिजनेस लाइन्स हैं। तो हर एक बिजनेस लाइन का अपन इंडिविजुअल मैनेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंडिविजुअल मैनेजर बनाया जाएगा। वो जो मैनेजर बनाया जाएगा वो फंक्शनल मैनेजर के भी ऊपर काम करेगा, यानी कि फंक्शनल मैनेजर तो नीचे रह गए, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, डिस्पैच मैनेजर, स्टोर मैनेजर, वो सब नीचे रह गए। उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन आ गया? डिविजनल मैनेजर आ गया। अब ये डिविजनल मैनेजर क्या होना चाहिए? डिविजनल मैनेजर को उन सब का नॉलेज होना चाहिए। डिविजनल मैनेजर को क्या होना चाहिए? ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, ऑफ फाइनेंस एंड ऑल अदर एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज होनी है उन सबके बारे में नॉलेज किसको होना चाहिए? डिविजनल मैनेजर को होना चाहिए। अब अपन कहते हैं ईच डिवीजन हैज इट्स सेपरेट फंक्शनल स्ट्रक्चर हेडेड बाय द डिविजनल मैनेजर हु इज रिस्पांसिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर यूनिट। वो पूरी यूनिट के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पांसिबल होगा। इसका फायदा क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहां पर क्या था? ऑपरेशनल या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक एक्टिविटी पर फोकस करते थे, यहां पर आप किस पर फोकस करते हैं? बिजनेस लाइन पर फोकस करते हैं, यानी कि यहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि सपोज ख्वाब देखे तो बड़े देखे। मैं मेरे बारे में सोचता हूं कि इफ आई एम ऑपरेटिंग अ बिजनेस एंड वर्किंग इन 3 डिफरेंट बिजनेस लाइन्स, 3 डिफरेंट बिजनेस लाइन्स में मान लेता हूं कि भैया मैं एक जो बिजनेस लाइन है, वापस वो एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस्मेटिक है, टेक्सटाइल्स है और सीमेंट इंडस्ट्रीज है। ये 3 मेरी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। वन ऑफ द 3 इंडस्ट्रीज इज इनकरिंग लॉसेस। इन 3 में से एक इंडस्ट्री को लॉस इनकर होता है। इफ आई डू नॉट हैव अ सेपरेट और इंडिविजुअल अकाउंट्स और सेपरेट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर ऑल द 3 यूनिट्स, I could not be able to recognize the individual performances. अगर मेरे पास इन तीनों के इंडिविजुअल अप्रेजल नहीं होंगे, इन तीनों के मैंने इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हैं, इन तीनों के परफॉर्मेंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल मैं नहीं कर पाता हूं, तो मैं नहीं पता लगा पाऊंगा कि भैया कौन सी यूनिट में मुझे नुकसान होता है। लेकिन अगर इन तीनों के सब कुछ अलग अलग हैं, सारे के सारे फंक्शंस अलग अलग हैं, देन इट इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आपका डिपार्टमेंट जो है वो धीमा चल रहा है, आपका जो डिवीजन है उसमें प्रॉफिट मुझे कम होता है। अगर प्रॉफिट कम होता है तो उसके लिए एफर्ट किए जाने चाहिए, बाकी 2 को क्या करें, स्मूथली चलने दे। लेकिन जिस एक यूनिट में मुझे लॉस होता है उस पर मुझे काम करने की जरूरत है। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के सेंस में जो बंदा डिविजनल मैनेजर रह चुका उसे अपने हर एक फंक्शन के बारे में नॉलेज होगा, तो वो इजीली क्या कर सकता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट स्विच कर सकता है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ क्या था, फंक्शनल मैनेजर था, ही हैज नैरो कॉन्सेप्ट और ही हैज द नैरो नॉलेज रिगार्डिंग हिज ओन फंक्शनल एक्टिविटीज। अपने खुद की फंक्शनल एक्टिविटीज का ही नॉलेज इसे होगा, लेकिन इसे क्या होगा, इसका नॉलेज वाइडर होगा। ही विल हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द एंटायर फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कई बार ऐसा हो सकता है कि while allocating the resources from the top level management there may be a clash between the divisional managers। कई बार जब टॉप लेवल मैनेजर्स रिसोर्स को बांटते हैं, वितरित करते हैं, तो कई डिविजनल मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। भैया मुझे इतना फंड चाहिए, मुझे इतना फंड चाहिए, तो इस तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज दीज डिविजनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन डिवीजन। दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें कोई मतलब नहीं है उससे। ये लास्ट पॉइंट आपका, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। दे आर मच कंसर्न अबाउट देयर ओन इंडिविजुअल डिविजन्स इंटरेस्ट। एक है इंक्रीज इन कोर्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। क्योंकि मान लीजिए रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करना है, 3 बिजनेस यूनिट है, वो तीनों में किया जाएगा। प्रोडक्शन करना है, तीनों में किया जाएगा।
स्टोर करना है, तीनों में किया जाएगा और अलग अलग किया जाएगा। तो डुप्लीकेसी है। माना कि फिक्सेशन इजीली होता है, माना कि फिक्सेशन इजीली होता है, माना कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर ओनर के बिहाफ पर या ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू पर बात की जाए तो एक ही तरह की एक्टिविटी हर एक बिजनेस लाइन में की जाएगी। इट मे क्रिएट द कॉस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब बात करें कि सूटेबल कहां है, दोनों ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सूटेबल है। ठीक है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो, लार्ज हो, वहां सूटेबल है, लेकिन ये वहां सूटेबल है जहां पर सिंगल बिजनेस लाइन हो। कहां सूटेबल है, सिंगल बिजनेस लाइन हो। और ये सूटेबल कहां होगा, जहां पर मल्टीपल बिजनेस लाइन्स हो। ठीक है, इट्स ऑल फॉर द डे। अब आपको करना क्या है, इसको रिवाइज करना है। नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।